Welcome all the students. Today we are starting with our chapter number 5, accounting equation. This is your practical chapter. In this chapter we are going to solve the accounting equation based questions. Clear hai? Now what is accounting equation? Accounting equation, it is a mathematical expression which shows that all the assets of a business enterprise are always equal to liabilities of the business enterprise. कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की एसेट्स हमेशा उसकी लायबिलिटीज की क्या होती है, इक्वल होती है. एसेट्स आर इक्वल्स टू ऑल क्लेम्स. क्लियर है? अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, विच सेज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट. वन इज डेबिटेड एंड सेकंड इज क्रेडिटेड. ठीक है? और ये भी हमने पढ़ा था कि हमेशा जितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए, यानी द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल बी इक्वल. इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन. क्लियर है? जो ये कहता है कि आपकी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं दे विल बी इक्वल टू टोटल इक्विटीज. क्लियर है? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे फ्रेम करते हैं. तो हम जानते हैं कि देखिए आपकी बिजनेस एंटरप्राइज में कुछ लायबिलिटीज होती हैं जिनको आप क्लेम्स कह सकते हो या आप इक्विटी कह सकते हो. क्लियर है? तो देयर आर सम क्लेम्स और लायबिलिटीज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लेम्स और यू कैन से इक्विटीज. ठीक है? इसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं. एक होता है हमारे पास ऑनर्स इक्विटी, यानी कि वो अमाउंट जो हम अपने ऑनर के लिए ड्यू करते हैं जिसे हम कैपिटल कहते हैं. क्लियर है? और सेकंड होती है हमारे पास लायबिलिटीज. लायबिलिटीज दैट इज पेबल टू आउटसाइडर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है? वो लायबिलिटी जो हमें बाहर अपने बिजनेस के बाहर के पर्सन को, जिसे आप एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं. दिस इज योर इंटरनल लायबिलिटी एंड दिस इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी. ठीक है? अब इसी बेस पर बनती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन. तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन. देखिए कैसे बनती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज और यू कैन से क्लेम, कि आपकी असेट्स हमेशा आपकी टोटल क्लेम के, आपकी टोटल असेट्स आपकी टोटल क्लेम के इक्वल होनी चाहिए. या फिर आप कह सकते हो कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि आपकी असेट्स आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए. यही है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब मान लीजिए आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, तो आप लायबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हो. आप कर सकते हैं एसेट्स माइनस कैपिटल. क्लियर है? इन दोनों का सम इक्वल्स टू एसेट्स. तो एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को, कैपिटल को माइनस करेंगे लायबिलिटीज आ जाएंगी, लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास में आपकी कैपिटल आ जाएगी. तो अगर आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है यू कैन राइट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. ओके? तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन. दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर टोटल क्लेम्स. क्लियर है? अब कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स योर अकाउंटिंग इक्वेशन. हर ट्रांजेक्शन का आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है. अभी जो अफेक्ट है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में. कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं विच अफेक्ट द बोथ साइड और यू कैन से बोथ एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन. और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर आप मतलब कुछ सम ट्रांजेक्शन आर विच अफेक्ट ओनली वन आइटम. क्लियर? और कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो टू आइटम्स को अफेक्ट करते हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो मोर देन टू आइटम्स को अफेक्ट कर सकते हैं. आपके कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, आपके एटलीस्ट टू आइटम्स को अफेक्ट करेंगे. अब वो टू आइटम्स हो सकते हैं आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज या कैपिटल में से कोई एक, या हो सकता है आपकी सपोज असेट्स, एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आपकी असेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है.
कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है जो आपकी असेट्स और कैपिटल को अफेक्ट करे, और कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है जिसमें आपके पास में असेट्स प्लस लायबिलिटी या फिर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी या एक्स्ट्रा एसेट्स हो सकता है। यानी दो एसेट्स अफेक्ट हो रही है, इधर से लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है, या उधर से दो लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है, इधर से एसेट्स अफेक्ट हो रही है। तो इन ट्रांजेक्शन को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट transaction affecting two terms, and second transaction affecting more than two terms। क्लियर है? अब इनको हम वन बाय वन क्लियर करते हैं। So first I am taking transactions affecting two terms। अभी टू टर्म्स में क्या हो सकता है? हो सकता है देखिए इंक्रीज इन एसेट्स हो रही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इंक्रीज इन लायबिलिटीज भी हो रही है। आपकी एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है और आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज गुड्स बट ऑन द क्रेडिट बेसिस। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। आपने गुड्स परचेज किया किससे? एक्स से। आपकी एंट्री, आपको मतलब आपके पास क्या आया? आपके पास आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने गुड्स परचेज की है। आप स्टॉक में गुड्स को डालेंगे तो आपका स्टॉक तो इंक्रीज हो गया। दूसरी तरफ आपके क्रेडिटर भी तो इंक्रीज हो गए, क्योंकि आपने अब तक पेमेंट नहीं किया। क्रेडिटर जो आपके मिस्टर एक्स है, तो यहाँ पर आपका असेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो डिक्रीज इन एसेट्स। आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं, सॉरी लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही हैं, तो आपकी असेट्स भी डिक्रीज हो रही हैं। अभी कैसे हो सकता है? अभी आपने गुड्स परचेज किया अपने क्रेडिटर से, क्लियर है, तो आपका स्टॉक तो इंक्रीज हुआ बट आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। अब मान लीजिए आप इन क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, तो आपने पेमेंट किया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स इज पेड ₹10,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट? आपकी जो लायबिलिटी है, यानी कि जो आपके क्रेडिटर हैं उन्हें पेमेंट मिल गया है, तो वो क्या हो गए? आप डिक्रीज हो गए हैं। तो दूसरी तरफ पेमेंट किया आपने कैश में, तो आपका कैश भी क्या हो गया? डिक्रीज। तो आपकी लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है, तो साथ ही साथ में आपकी एसेट्स भी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, यानी आपकी कैपिटल। आपकी असेट भी इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ में आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज होती है। ये कब होता है? जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या आप कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, तो कैपिटल जब आप लगाओगे तो आपने किसकी फॉर्म में लगाई? आपने फॉर्म में लगाई अपने कैश की। तो आपने कैपिटल के लिए कैश लेकर आए, आपकी यहां पर कैश इंक्रीज हो गया है जो आपकी एसेट्स है, तो दूसरी तरफ आपकी कैपिटल भी तो इंक्रीज हो गई है जो आपके लिए आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी ले लेते हैं। डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, तो डिक्रीज ही हो रही है आपकी एसेट। अभी अभी आपने कहा कि हमने कैपिटल रिड्यूस किया, क्लियर। लेकिन अगर आप मान लीजिए कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं या आप ड्रॉइंग्स कर लेते हैं,
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, तो साथ आपकी कैपिटल कम हो रही, तो साथ साथ में आपका कैश भी तो विड्रॉ हो रहा है। तो मैं लिख देती हूँ विड्रॉन बाय ऑनर। अगर ओनर ने विड्रॉ किया है तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है उसका कैपिटल, यानी कि लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो साथ ही साथ डिक्रीज हो रहा है आपका कैश भी। क्लियर है? तो ये है आपके, जहां पर हमने क्या किया कि एक ट्रांजेक्शन ने अफेक्ट किया टू आइटम्स को। जैसे एसेट इंक्रीज हुआ तो साथ साथ में लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गया, या डिक्रीज हुई है लाइबिलिटीज तो एसेट भी डिक्रीज हो गई है, या इंक्रीज हो रही है एसेट्स तो इंक्रीज हो रही है आपकी ओनर्स इक्विटी, या फिर ओनर्स इक्विटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपकी एसेट्स भी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? इसके साथ ही कभी कभी इसी में हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी असेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन एसेट्स, तो दूसरा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो भी आपकी एसेट पे ही पड़ रहा है, डिक्रीज इन एसेट। यानी कि इस बार जो ट्रांजेक्शन है उसका इम्पैक्ट आपकी एसेट साइड पे पड़ रहा है। जितने से कोई एसेट इंक्रीज हो रही है उतने से ही एसेट पार्ट कम भी होता जा रहा है। ठीक है? ये कैसे हो सकता है? आपने लैंड परचेज किया, सपोज लैंड परचेज्ड फॉर कैश, तो यहां पर आपके पास में एक एसेट इंक्रीज हो गई है, किसकी? लैंड की। तो साथ ही साथ में जब आपने पेमेंट किया तो कैश आपका डिक्रीज हो गया, तो एक एसेट इंक्रीज हो रही तो उतनी ही अमाउंट से आपकी दूसरी एसेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। या अभी हमने फर्स्ट किया था जहां पे मैंने गुड्स परचेज की थी मिस्टर एक्स से, बट ऑन क्रेडिट बेसिस परचेज की थी, तो वहां पे मेरे क्रेडिटर इंक्रीज होते। लेकिन अगर मैं हैंड टू हैंड पेमेंट कर देती हूँ, यानी मैं कैश परचेज करती हूँ, तो गुड्स यानी कि स्टॉक तो इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ ही साथ में मेरा कैश भी तो डिक्रीज हो गया। तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी एसेट उतने से ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम करते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो दूसरी तरफ डिक्रीज इन लायबिलिटी। इस बार दोनों तरफ, दोनों जो अफेक्टेड हुए वो दोनों पार्ट किसके हैं? लायबिलिटी के हैं, कि लायबिलिटी इतने से इंक्रीज हो रही है उतने से डिक्रीज हो गई है। लाइक मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, बट मैंने अपने क्रेडिटर्स को क्या दे दिया? किसके थ्रू पेमेंट किया? मैंने क्रेडिटर्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट किया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने दे दिया अपने क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर जो मेरी लायबिलिटी है, ये तो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्या हो गया है? बिल्स पेएबल जिसे हम कहेंगे यहाँ पर, ये मेरे लिए इंक्रीज हो गया है। तो एक लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो ये थे वो जहां पर हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे टू टर्म्स को अफेक्ट करता है। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल जहां पर हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स मोर देन टू टर्म्स। अफेक्टिंग मोर देन टू टर्म्स। अभी ध्यान से सीखना आप, मोर देन टू टर्म्स कैसे हो सकता है? सपोज गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख, कॉस्ट प्राइस 80,000। ये आपका ट्रांजेक्शन है। गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितने की थी? 80 की थी। यानी आप परचेज करके लाए थे 80,000 में और आपने सेल किया 1 लाख में। तो यहाँ पर ये तो मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर हमें हुआ है प्रॉफिट कितने का? 20,000 का। प्रॉफिट किसका होता है? ऑब्वियसली ऑनर का होता है। तो ये कहाँ जाएगा? ये हमेशा आपके ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करेगा।
ऑनर्स इक्विटी जिसे आप कहते हैं कैपिटल, यानी कि आप सीधे सीधे 20,000 से अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं गुड्स सोल्ड की। गुड्स सोल्ड की तो आपका जो स्टॉक है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि आपकी गुड्स चली गई, लेकिन जो आपका कैश है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि आपके पास 1 लाख का कैश आ गया है। पर साथ ही साथ से आपकी कैपिटल भी तो इंक्रीज हो गई है। आपका स्टॉक कम हो गया 80,000 से, जितने की गुड्स थी आप उतना ही तो कम करेंगे, जितने से रिकॉर्डिंग कर रखी थी आप इसको रिड्यूस भी उतने से ही करेंगे। 80,000 की गुड्स आपने हटा दी है तो आप 80,000 से स्टॉक को कम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में कैश कितने का आया, 1 लाख का। तो साथ साथ में आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ जो इंक्रीज कर रहा आपकी कैपिटल को। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी ये दो साइड जो है ये एसेट साइड क्यों है और ये आपकी क्या है, इक्विटी साइड है, यानी कि आपकी लायबिलिटी साइड है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 80 से डिक्रीज हुआ, 1 लाख से इंक्रीज हुआ, तो फाइनली आप कह सकते हो कि 20,000 से इंक्रीज हुआ। तो ये भी तो यही कहता है कि 20,000 से इंक्रीज हुआ, तो हो गया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। क्लियर है। हमारी इक्वेशन अभी भी वही शो कर रही है दैट एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज। तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस्ड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो सिर्फ इतना सा आपको क्लियर करेगी कि भैया आपकी एसेट्स जो हैं वो आपकी लायबिलिटीज के इक्वल होगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट आपके इक्वेशन पे इस तरह से पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन हर ट्रांजेक्शन के बाद में क्या होगी, सेम दिखाएगी। जो टोटल आपका एसेट्स का है वही टोटल आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का भी होगा। क्लियर है। चलिए अब इन्हें हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम अपना एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो आई एम टेकिंग सम स्मॉल कंडीशंस ओके कि कैसे बनेगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बता देती हूँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है सिंपल सा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर है। ये आपका एसेट साइड रहेगा ये आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल रहेगी। आपकी जो एसेट्स आती जाएगी आप इधर रिकॉर्ड करते जाएंगे, जो भी लायबिलिटीज कैपिटल आएगा इधर रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्लियर है। और यहाँ हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो कि ट्रांजेक्शन किया है आपने, कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है, लाइक आपने गुड्स परचेज की, गुड्स सोल्ड की, वॉट एवर इट इज। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज Honor commence his business with 20,000 as capital. Business started with capital 20,000. Okay, 20,000 हमने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए क्या हुआ बिजनेस में कैश आया क्योंकि आपने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। हम जानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल, एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हमेशा बिजनेस के व्यू से, आपकी जो बिजनेस एंटरप्राइज है, फर्म है, हमेशा उसके व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के व्यू से नहीं। तो हमें बिजनेस के व्यू से करना है। बिजनेस कहता है मेरे पास में कैश आया क्योंकि मेरे ऑनर ने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे पास में क्या आया, कैश आया। क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ में उस कैश ने मेरे लिए एक लायबिलिटी भी इंक्रीज कर दी, वो है 20,000 रुपीज की टूवर्ड्स माई ऑनर, कि मुझे एक तरीके से जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो बिजनेस क्या मानता है, उसे बोरोड फंड मानता है। क्लियर है। वो मनी जो उसे अपने ही ऑनर से मिली है, तो वो कहता है कि ये अमाउंट जो है ये मेरे लिए लोन है, एज अ बोरोड मनी है, तो ये मेरे लिए क्या बन गई, मेरी लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, कैश भी आया तो साथ ही साथ में मेरे पास कैपिटल की फॉर्म में लायबिलिटी भी आ गई। तो आपकी जो एसेट्स है उसमें आपके पास कैश आया तो साथ ही साथ आपके पास इधर ये आपकी कैपिटल भी आ गई है। क्लियर है। कितना आया, 20,000 यहाँ रिकॉर्डिंग हुई तो 20,000 ही यहाँ रिकॉर्डिंग हो गई। ये लीजिए आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई है। क्लियर है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि कैश से आया तो अपने पास में उतना ही कैपिटल भी हो गया है। क्लियर है। सेकंड लेती हूं मैं, परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन था।
क्लियर था? यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये मैंने ट्रांजेक्शन लिख दिया अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली हर इक्वेशन के बाद में पहले आपको टोटल कर देना है कि भैया हमारे पास अभी तक कितना चल रहा है। इसे हम 0 ले लेते हैं। ओके, क्लियर है? अब मेरे पास जो नेक्स्ट आता है वो ट्रांजेक्शन आ रहा है नंबर 2, फर्नीचर परचेज। तो ये लीजिए, मैंने यहां लिख दिया फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास एक असेट्स और इंक्रीज हो गई है और वो है आपका फर्नीचर। आपके पास कौन सी असेट आ गई है? आपके पास आ गई है फर्नीचर। ठीक है, कितने का फर्नीचर आया हमारे पास में? 500 का। तो यहां पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे पास में 500 का फर्नीचर आ गया है। ओके, लेकिन जब हमने 500 का परचेज किया फर्नीचर, तो कैश में परचेज किया, यानी फर्नीचर तो आया लेकिन बदले में 500 का कैश चला भी तो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा कि इस बार लायबिलिटीज अफेक्टेड नहीं हुई, ओनली असेट्स हुई। जितने से असेट्स इंक्रीज हो रही है उतने से असेट्स डिक्रीज भी हो रही है। क्लियर है? 500 का कैश रिड्यूस हो रहा है तो 500 की फर्नीचर इंक्रीज हो रहे हैं। ये लीजिए, हम फिर से अपना बैलेंस पता कर लेते हैं। अब मेरे पास में जो मेरी कैश है वो रह गया है 19,500, पर फर्नीचर आ गया है 500 का। इधर मेरा कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे अभी भी आपका टोटल क्या आ रहा है? 20,000 इक्वल्स टू 20,000, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं हम थर्ड, परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। इस बार आपने गुड्स परचेज की है, कैश में परचेज की है 1,000 रुपीज की। तो मैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती हूँ। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, हमने 1,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। आपके पास क्या आया? हमारे पास स्टॉक आया, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो ये असेट मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। स्टॉक कितने का स्टॉक आया हमारे पास? 1,000 रुपीज का। तो हमारे पास यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, नहीं सॉरी। अब जब स्टॉक आया तो आपने 1,000 रुपीज का कैश में पेमेंट भी कर दिया, यानी गुड्स तो इंक्रीज हो गई है बट साथ साथ में कैश डिक्रीज हो गया है। तो अगेन हमने कैश में से 1,000 रुपीज क्या कर दिए? हमने डिक्रीज कर दिए। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास 1,000 रुपीज का स्टॉक भी आ गया है। यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब जो हमारे पास इक्वेशन आती है, न्यू इक्वेशन, यू कैन राइट दिस एज अ न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो मैं फिर से लिख रही हूं, मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन गया है? मेरा इक्वेशन बन गया है, यहाँ मेरा 18,500 है, प्लस मेरे पास 500 का फर्नीचर है, प्लस मेरे पास 1,000 रुपीज का स्टॉक है। 3 एसेट्स हो गई हैं, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक। 18,500 प्लस 500 प्लस 1,000। अभी भी मेरा टोटल कितना आ रहा है? 20,000। और यहाँ भी कितना आ रहा है मेरा? 20,000। तो देखिए इक्वेशन सेम चल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। अगेन आई एम परचेजिंग गुड्स। मैं यहां लिखती हूँ अब, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000, बट इस बार हमने ऑन क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है। ठीक है, 2,000 का गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, पर इस बार क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हैं। तो देखिए मेरे पास क्या आया? मेरे पास फिर से स्टॉक आया। गुड्स परचेज हो गई है तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ ही साथ में मेरे क्रेडिटर्स, जो मेरी लायबिलिटी है, वो भी तो इंक्रीज हो गए हैं। क्लियर है? मुझे 2,000 का पेमेंट भी तो करना बाकी है, अभी अमाउंट पे नहीं किया है, अमाउंट पे करना है। ओके, तो हम करेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो आपके पास इस बार कैश पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है,
फर्नीचर पे नहीं है, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो 2000 से इंक्रीज हो गया है, और साथ ही साथ में इस बार आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, तो आपका यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। टोटल लगा के चेक करते हैं, आपकी न्यू इक्वेशन क्या कहती है। 18,500 का आपके पास कैश है, 500 का आपके पास फर्नीचर है, 3000 का आपके पास में स्टॉक हो गया है, यहाँ पर 2000 के आपकी लायबिलिटी आ चुकी है, और 20,000 आपका कैपिटल है। टोटल कितना आ रहा है 22,000, इधर भी कितना आ रहा है 22,000, तो इक्वेशन सेम चल रहा है, हमारा इक्वल चल रहा है। नेक्स्ट, सोल गोस कॉस्टिंग रुपीज sold goods costing rupees 2,500 on credit for rupees 4,000। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, हमने अपनी गुड्स को सेल आउट किया है। क्लियर है, हमने कितने में से अपने कितने की गुड्स को सेल आउट किया है। कोस्टिंग मतलब हमारी गुड्स कितने की थी हमारे लिए, तो हमारे लिए गुड्स थी 2,500 की, हमने इसको सेल किया है 4,000 में। ठीक है, 2,500 की गुड्स कितने में सेल हो रही है 4,000 में, और क्रेडिट पे किया है। तो देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले तो जब से आपने गुड परचेज किया तो आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ था, दिस टाइम आपका स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज उतने से करेंगे जितने से आपने इसको इंक्रीज किया था, यानी कि कॉस्ट प्राइस से। इंक्रीज भी कॉस्ट प्राइस से होगा और डिक्रीज भी कॉस्ट प्राइस से होगा। तो आपने 2,500 की गुड्स को हटा दिया है, सेल आउट कर दिया है, तो आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया है। आपने इसे क्रेडिट बेसिस पर परचेज सेल आउट किया है, तो आपके क्रेडिटर्स क्रेडिट बेसिस पे आपने सेल किया है, तो सेल किया तो उस पर आपको अमाउंट रिसीव करना है। ये आपके डेटर्स आ गए हैं जो आप इंक्रीज हो रहे हैं। कितने में सेल आउट किया 4,000, तो ऑब्वियसली आप 4,000 रिसीव करेंगे। दीज आर योर डेटर्स, डेटर्स जिनसे आपको अमाउंट लेना है। ठीक है, क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट करना होता है, डेटर्स जिनसे पेमेंट लेना होता है। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे 2,500 की गुड 4,000 में सेल आउट किए, मुझे पूरे 1,500 का क्या हो गया है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हमेशा ऐड किया जाता है, एडेड टू योर कैपिटल, तो आपकी कैपिटल भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। कितने से 1,500 से। क्लियर है, चलिए इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो ये मेरा 5th ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड ऑफ 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। तो हमने गुड्स सोल्ड किया, सबसे पहले हमारा स्टॉक जो है वो कम हो गया है। मेरे पास स्टॉक में 2,500 रिड्यूस हो चुके हैं। क्लियर है, और आपने ये जो गुड्स सोल्ड की है ये आपने की है क्रेडिट बेसिस पे, तो कैश पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है आपका। क्लियर है, अब आपने ये जो गुड्स सोल्ड की है तो आपके पास में एक और असेट जनरेट हो गई है, वो है आपके डेटर्स, क्योंकि अब आपको अपने डेटर्स से मनी रिसीव करना है। कितने का करना है, आपने उनको सेल किया है 4,000 का, तो आप 4,000 डालेंगे। क्लियर है, साथ ही साथ में 1,500 ऐड हो गए हैं आपकी कैपिटल में भी। तो चलिए अब इसका फाइनल इंपैक्ट देखते हैं क्या आया है। अगेन न्यू इक्वेशन, कैश 18,500 है, 500 आपका फर्नीचर है, 19,000 हो चुके हैं। 3,000 में से 2,500 का गुड चला गया है, रह गए हैं 500, और ये है आपका 4,000। तो अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल आ रहा है 23,400। अब इधर देखते हैं कितना आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है 23,500, 23,500, बोथ साइड आर इक्वल। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अगेन। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग yes paid rupees 1,000 for rent and 5,000 for salary। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं 2 ट्रांजेक्शन एक साथ ले लेती हूँ। एक मैं ले रही हूं पेड रुपीज 1,000 फॉर रेंट एंड 5,000 फॉर सैलरीज। ठीक है,
और एक मैं ले रही हूं प्रोप्राइटर विड्रॉ ₹2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओके, अब देखिए ये जो दो ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है पे ₹1,000 फ्रॉम रेंट फॉर रेंट एंड 5,000 फॉर सैलरी। हमने रेंट पे किया, हमने सैलरीज पेड की। तो देखिए रेंट और सैलरी ये दोनों आपके लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जो हमेशा आपकी प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। तो जब जब प्रॉफिट हुआ कैपिटल इंक्रीज हुई, तो जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो कैपिटल क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। आप जो भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे वो किस पे इंपैक्ट डालेगा, आपकी कैपिटल पे डालेगा। क्लियर है? तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आपकी कैपिटल को डिक्रीज कर दिया। क्लियर है? क्योंकि एक्सपेंसेस का मतलब है प्रॉफिट में से आपका मनी जो है, प्रॉफिट का मनी जो है वो कम हो रहा है। एक्सपेंसेस का पेमेंट कहां से करोगे, आप अपने प्रॉफिट से करेंगे, तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। क्लियर है? तो आपकी कैपिटल भी कम हो रही है। साथ ही साथ में इनका पेमेंट करोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। मैंने किसी को रेंट दिया तो कैसे दिया, कैश में दिया, मेरे पास से मेरा मनी चला गया, तो यहाँ पर मेरा कैश भी डिक्रीज हो गया है। तो एक तरफ मेरी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो मेरा कैश भी डिक्रीज, एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ये तो इस पॉइंट का हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर में आपने पर्सनल पर्पस के लिए हमारे बिजनेस का मनी निकाल लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। क्लियर है? अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस का कोई मनी या बिजनेस का कोई गुड्स निकालता है तो हम उससे उसी की कैपिटल को कम कर देते हैं। तो जो सेकंड है जहां पर आपका ड्रॉइंग्स हुआ है, ड्रॉइंग्स जो हुआ है हमारे पास 2000 का, ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है आपकी लायबिलिटी यानी कि आपकी कैपिटल को। तो साथ ही साथ में आपने क्या विड्रॉ कर लिया, आपने यहाँ पर 2,000 रुपीज विड्रॉ किया, तो बिजनेस से कैश भी तो चला गया 2,000 का, तो यहाँ पर कैश भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये गुड्स विड्रॉ कर लेते तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा था। समझ में आया? गुड्स विड्रॉ करेंगे तो स्टॉक में कम करना है आपको, कैश विड्रॉ करेगा तो आपको कैश से कम करना है। चलिए अब इनको शो कर देते हैं हम। तो मेरे पास आता है 6th पॉइंट, पेड रेंट एंड सैलरी। ठीक है, मैंने कितने का रेंट दिया है, मैंने रेंट दिया है 1000 का, सैलरी दी है मैंने 5000 की। तो हमारा कैश रिड्यूस हुआ 1000 एंड 5000। आपको एक साथ नहीं दिखाना है, आप अलग अलग दिखाइए। रेंट का अमाउंट रेंट में होना चाहिए और सैलरी के लिए अलग से। ठीक है, यहाँ पर इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, यहाँ पर मेरे पास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ मेरे 1 + 5 पूरे 6000 से मेरी कैपिटल क्या हो गई है, कम हो गई है। क्लियर है? 1000 रेंट का प्रॉफिट, रेंट की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो 5000 सैलरी की वजह से, तो पूरे 6000 रिड्यूस हो गए हैं। अब जो मेरा न्यू इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पर हमने 6000 रिड्यूस कर दिए हैं, 12,500 आपके पास कैश रह गया है, 500 आपके पास में आपका फर्नीचर है, 500 स्टॉक है, तो 4000 आपके पास में आपके डेटर्स है। इधर से 2000 आपके पास लायबिलिटी है, तो 15,500 आपके पास में आपकी कैपिटल है। टोटल आ रहा है 17,500। यहाँ चेक करते हैं, 13 + 4 17,500। ठीक है, लास्ट में आई एम टेकिंग ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स हुए हमारे पास ऑफ ₹2000। तो ड्रॉइंग्स में आपने कैश विड्रॉ किया, इसलिए मैं रिड्यूस कर रही हूँ कैश को। गुड्स विड्रॉ करते मैं रिड्यूस कर देती स्टॉक को। ठीक है, और साथ ही साथ में रिड्यूस होगी आपकी कैपिटल भी 2000 से। ओके, अब जो मेरा फाइनल इक्वेशन बन रहा है वो आ रहा है 10,500 कैश है, 500 आपके पास में आपका फर्नीचर है, 500 आपके पास में स्टॉक है, और 4000 आपके पास में आपके डेटर्स है। तो अगर इनका टोटल आप कर रहे हैं, आपके पास में टोटल आ रहा है 15,500। ये आपकी टोटल एसेट्स आ रही है। इधर हम देखते हैं 2000 है
और 13,500 है, तो इधर भी आ रहा है 15,500। तो असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे फिर हम बनाते हैं अपने बैलेंस शीट, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अगेन अ क्वेश्चन. In this question, we will solve all the business transactions which are affecting your accounting equation, and we will take out our final outcome of the assets and liabilities, and then we will prepare balance sheet on the basis of that outcome. ठीक है, तो I am going to take another example or another illustration. So here is your illustration number 6. I am taking illustration number 6 in TS Grewal on page number 5.10. Prepare accounting equation of the following transactions and also the balance sheet. First, Manu started business with cash. तो देखिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनाई. ये हमारे पास है एसेट्स इक्वल्स टू liabilities plus capital. ठीक है, I am taking first transaction. Manu started business with cash 1 lakh and opened a bank account and transfer rupees 4 lakh from his saving account. Manu started his business with cash. मनु ने अपना बिजनेस 1 लाख कैश के साथ स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आया, 1 लाख का कैश आया, जो बिजनेस के लिए क्या बन गया, उसकी एक लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं. तो यहां पर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. मेरे पास पहली जो एसेट्स आई है कैश आया है, कितने का आया है, 1 लाख का, और साथ ही साथ में आई है मेरे पास कैपिटल भी 1 लाख की. और यहीं पे इसी के साथ उसने अपना एक बैंक अकाउंट भी खोला है और उसमें 4 लाख जो है वो फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं. तो बैंक अकाउंट खोला तो आपके पास में क्या आया, 4 लाख आया. क्लियर है. अभी बैंक अकाउंट से क्यों खोला, ये भी उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए खोला, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, आपकी कैपिटल बन गई. तो आप यहां पर लिखेंगे बैंक प्लस 4 लाख. तो अब मैं कैपिटल टोटल कर देती हूँ 5 लाख. ओके. सेकेंड मेरे पास आ रहा है, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI. हमने एक बिल्डिंग परचेज की, सोहन से परचेज की, और उसको हमने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन पेमेंट करने के लिए हमने क्या लिया, हमने लोन लिया. तो लोन हमारी लायबिलिटी है, बट बिल्डिंग मेरे लिए परचेज है, और चूंकि सोहन को उसका पेमेंट मिल गया है, इसलिए सोहन मेरा क्रेडिटर नहीं है. क्रेडिटर कौन बन गया, बैंक बन गया, जिससे हम लोन लेकर आए हैं. तो मेरी जो नेक्स्ट एसेट आ रही है वो आ रही है बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग के साथ ही मेरे पास एक लायबिलिटी भी आ गई है, और उस लायबिलिटी का नाम है आपके पास में लोन. ठीक है, आपका जो भी लोन फ्रॉम SBI है. तो एक बार हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज कंसिडर कर लेते हैं कौन कौन सी हैं. देन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख. आपने लोन का पेमेंट किया, सॉरी इंटरेस्ट का पेमेंट किया. इंटरेस्ट आपके एक्सपेंसेस हैं विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कैपिटल एंड फ्रॉम योर कैश. एंड यू पेड इंस्टॉलमेंट, 1 लाख का इंस्टॉलमेंट भी गया, यानी आपका कैश चला गया, लोन रिड्यूस हो गया. परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट. अब आपने गुड्स परचेज की तो आपके पास स्टॉक आ गया, साथ ही साथ में गुड्स परचेज पे क्रेडिट की, इसलिए आपके पास क्रेडिटर भी आ गए. तो पहले मैं यहाँ क्रेडिटर ले लेती हूँ, और ये अपने पास लोन आ गया है. ओके, तो मेरे पास आ गया है स्टॉक. देन मेरे पास में है गुड्स रिटर्न टू रोहन कोस्टिंग. आपने रोहन को रिटर्न कर दिया, तो इससे आपके क्रेडिटर और आपका स्टॉक दोनों अफेक्टेड हुए, विच आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है.
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर 50,000 ऑन ट्रेड टू राम। इस बार आपने गुड्स सोल्ड की, तो अगेन आपका स्टॉक अफेक्टेड होगा, स्टॉक जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और आपने इस बार गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया है, तो क्रेडिट पे सोल्ड करने से आपके पास एक असेट और आ गई, वो है आपके डेटर्स टू हुम यू आर टू रिसीव द मनी। टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पज के लिए लेंगे, आपने गुड्स यूज किया, स्टॉक अफेक्टेड हुआ, साथ ही साथ में आपकी कैपिटल अफेक्टेड होंगी। अक्रूड इंटरेस्ट, यस, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, ऐसी इनकम जो यू हैव अर्न बट यू हैव नॉट रिसीव्ड येट, ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है बट आपको अभी तक मिली नहीं है, उसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम, और ऐसी इनकम आपके लिए एसेट होती है। तो मेरे पास एक एसेट और आ गई है, वो है अक्रूड इंटरेस्ट। देन आते हैं मेरे पास में कमीशन रिसीव इन एडवांस। अभी मैंने आपको सिखाया अक्रूड इंटरेस्ट, ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर लिया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई लेकिन आपने अभी तक उसके लिए काम नहीं किया है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम और रिसीव इन एडवांस। ये आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि आप एडवांस में मनी लेकर बैठे हैं, इसलिए यहां पर आपके पास आ गया है रिसीव इन एडवांस। ओके, फिर आपके पास में है कैश रिसीव फ्रॉम राम, यानी आपके यही है। तो ये है आपकी असेट्स और लायबिलिटीज। ओके, तो मेरे पास है कैश, बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, अक्रूड इंटरेस्ट। ऑन एसेट साइड कैश, बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स एंड अक्रूड इंटरेस्ट। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है, लोन है और रिसीव्ड इन एडवांस है, प्लस आपकी कैपिटल है। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो पहला ट्रांजेक्शन मैंने किया, 1 लाख का कैश इंट्रोड्यूस किया, 4 लाख का बैंक अकाउंट पे पैसा डाला, टोटल 5 लाख का कैपिटल मेरे पास में आ गया है। तो ये तो मेरा फर्स्ट कंप्लीट होता है, ये आपकी 0 है। ओके, तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आ गई है वो आ गई है 1 लाख प्लस 4 लाख, these are 0, प्लस 5 लाख। ठीक है, सेकेंड हमने किया है कि आपकी बार हमने बिल्डिंग परचेज की है, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन बिल्डिंग परचेज्ड। ओके, हमने बिल्डिंग परचेज की सोहन से 12 लाख की, पेड कर दिया हमने उसको बाय टेकिंग अ लोन। तो सोहन को उसका पैसा मिल गया, सोहन मेरा क्रेडिटर नहीं है, लेकिन बैंक से जो मैं लोन लेकर आई हूं वो मेरा क्रेडिटर है। तो यहाँ पर एक असेट जनरेट हुई तो एक लायबिलिटी भी जनरेट हो गई है। तो आपके पास में आपने बिल्डिंग परचेज की, आपके पास में क्या आ गया? आपकी बिल्डिंग आ गई, ये 12 लाख की आपके पास बिल्डिंग आ गई। लेकिन साथ ही साथ में आपने क्या किया है? आपने उसके लिए लोन लिया। अभी लोन कितने का लिया आपने? ये लोन लिया आपने 10 लाख का। बिल्डिंग 12 लाख की परचेज की है, लेकिन आपने पेड किया है, पेड करने के लिए जो लोन लिया है वो 10 लाख का है। तो जो आपकी लोन की अमाउंट है वो आएगी आपके पास 10 लाख की। तो देखिए यहाँ पर 12 लाख पेमेंट करने के लिए आपने बिल्डिंग परचेज की, आपने उसको पेमेंट किया है 10 लाख का, आपने लोन लिया, तो आपके पास लोन कितने का आ गया? 10 लाख का आ गया। तो आपके पास ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख क्या किया आपने? ये 2 लाख आपने उसको खुद पेमेंट किया। क्लियर है? 12 लाख का बिल्डिंग परचेज किया तो सोहन आपसे कितने अमाउंट मांगेगा? 12 लाख। आपने उसके लिए 10 लाख का लोन ले लिया, तो लोन कितना हो गया? 10 लाख का। तो रेस्ट अमाउंट जो 2 लाख रुपीज का है वो किसने पेमेंट किया? वो आपने कैश से या फिर बैंक से पेमेंट कर दिया। हम यहाँ मानेंगे कि अब हम जहां पर 10 रुपए भी पेमेंट जो करते हैं वो पेटीएम से कर रहे हैं, ठीक है, तो फोन पे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये जो 2 लाख रुपीज का पेमेंट करना है इसके लिए आप बैंक से अमाउंट रिडक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे अपना 2 लाख। ओके, तो आप देखिए 12 माइनस 2, 10 लाख से आपकी एसेट्स इंक्रीज हुआ तो 10 लाख से ही आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो आपका इक्वल, जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल इक्वल चल रहा है। अब फिर हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरे पास न्यू इक्वेशन में आ गया है 10 लाख प्लस
4 लाख का बैंक था, 2 लाख जा चुका है, आपके पास रह गया है 2 लाख प्लस 12 लाख आपकी बिल्डिंग आ गई है। इधर से आपके पास में 10 लाख का लोन आ गया है और साथ ही साथ में आपकी 5 लाख की कैपिटल है। टोटल आपका आ रहा है 15 लाख, इधर टोटल आपका आ रहा है 15 लाख। अब लेते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन। इन अवर थर्ड ट्रांजेक्शन हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है लोन पर और साथ ही साथ में हमने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी किया। तो आप 20,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट जो आपके लिए एक्सपेंसेस है विच रिड्यूस योर प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट अल्टीमेटली रिड्यूस योर कैपिटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 20,000 की वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी और साथ ही साथ में आप 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं तो आपका या तो कैश रिड्यूस होगा या फिर बैंक रिड्यूस होगा। आप 1 लाख की इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं तो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट देने का मतलब है लोन जो है आपका 10 लाख से 9 लाख रह गया, यानी कि 1 लाख का इंस्टॉलमेंट आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ में आपने कैश या बैंक से पेमेंट किया है तो आपका वो भी रिड्यूस हो जाएगा। हम यहाँ पेमेंट किससे कर रहे हैं, हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू। तो हमने किया इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट पेड। आपने 1 लाख प्लस 20,000 टोटल 1,20,000 का पेमेंट किया तो आपका बैंक जो है वो रिड्यूस हो गया। क्लियर है। साथ ही साथ में यहां पर रिड्यूस हुआ आपका 1 लाख का लोन और 20,000 आपकी कैपिटल से रिड्यूस किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, देखिए इंटरेस्ट जो है वो आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट में से या इनकम में से चार्ज करके देते हैं और प्रॉफिट और इनकम जो फाइनल प्रॉफिट और इनकम होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, आपकी कैपिटल में ऐड होता है। तो इनकम अगर आपकी एक्सपेंसेस की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैपिटल भी कम हो रही है, तो आपको कैपिटल में से रिड्यूस करना है। तो 12,000 इधर रिडक्शन हो रहा है तो 1,20,000 इधर रिडक्शन है तो 1,20,000 का ही इधर ही हम रिडक्शन कर रहे हैं। अब मेरी अगेन न्यू इक्वेशन आ गई है 10 लाख कैश में है, 1 लाख कैश है। अब 2 लाख में से 1,20,000 आपका बैंक रिड्यूस हो गया। अब आपके पास रह गया है 80,000 प्लस 12 लाख की आपकी बिल्डिंग है। ऐसा सर अभी आई नहीं है। यहाँ 10 लाख में से 1 लाख रिड्यूस हो चुका है, 9 लाख रह गया है और यहाँ कैपिटल जो रह गया है वो हो गया आपका 4,80,000। तो फाइनल अगर हम देखें तो 30,80,000 और इधर भी देखें तो 30,80,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। तो आपने गुड्स परचेज की और क्रेडिट पे की तो रोहन आपका क्रेडिटर बन गया। साथ ही साथ आपके पास में गुड्स भी आ गई हैं। कितने का किया हमने किया है 1 लाख का। कैश पे कोई आपके कैश अफेक्टेड नहीं हुआ, बैंक भी अफेक्टेड नहीं हुआ, ना बिल्डिंग हुई। स्टॉक आ गया आपके पास 1 लाख का। क्लियर है। और आ गए आपके पास 1 लाख के क्रेडिटर्स भी। रेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो हम न्यू इक्वेशन पता कर लेते हैं। तो मेरा न्यू इक्वेशन है, मेरे पास है 1 लाख का कैश प्लस 80,000 का बैंक प्लस 12 लाख की मशीनरी बिल्डिंग प्लस 1 लाख का स्टॉक प्लस इधर आते हैं हमारे पास में 1 लाख के क्रेडिटर्स, 9 लाख का लोन और 4,80,000 की कैपिटल। टोटल हो गया हमारे पास में 14,80,000। तो यहां पर भी हो गया है मेरे पास 14,80,000। तो मेरी जो इक्वेशन है वो इक्वल चल रही है। अब फिफ्थ आता है हमारे पास गुड्स रिटर्न टू रोहन कोस्टिंग। अभी आपने रोहन से गुड्स परचेज किया था 1 लाख का, अब उसी को आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न कर दिया, जब आपने परचेज किया तो आपका गुड्स इंक्रीज हुआ था, स्टॉक इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब जब गुड्स रिटर्न करोगे तो आपका स्टॉक डिक्रीज होगा। साथ ही साथ में आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया था, इसलिए रोहन आपका क्रेडिटर बन गया था और रोहन आपसे ले रहा था 1 लाख। ठीक है, ही वॉज डिमांडिंग 1 लाख। लेकिन अब हम जब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो दिस अमाउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट।
कितने का गुड्स रिटर्न किया हमने 20,000 का। तो 20,000 से स्टॉक भी कम होगा और 20,000 से आपके क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। तो गुड्स रिटर्न ये हमने रिड्यूस कर दिया 20,000, तो यहां से भी हम रिड्यूस कर देंगे 20,000। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ₹1,00,000 कैश में है, 80,000 बैंक में है, 12,00,000 की बिल्डिंग हमारे पास है। अब जो स्टॉक है 1,00,000 था, लेकिन वाले में से 20,000 रिड्यूस होके 80,000 रह गया है। इधर से क्रेडिटर्स भी 1,00,000 में से 20 कम होकर 80 रह गए हैं। 9,00,000 का लोन है और 4,80,000 की कैपिटल है। टोटल अगर हम देखें तो हमारा टोटल आ रहा है 9,00,000 प्लस 4,80, 13,80 प्लस 80, 14,60,000। तो इधर हम देखते हैं 1,00,000 प्लस 12,00,000, 13,00,000, 13 और 1, 14,60,000। ओके 6। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन है सोल्ड गुड्स कोस्टिंग ₹40,000 फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। वापिस सुनेंगे। सोल्ड गुड्स कोस्टिंग ₹40,000, 40,000 का गुड्स आपके पास है, आप उसे बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 50,000 में। 40 की गुड्स 50 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आपने 10,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया है। क्लियर? किसको बेची? ऑन क्रेडिट बेसिस पे टू राम। कैश पे बेचते तो कैश आता, क्रेडिट पे बेची है तो आपके पास आपके डेटर आएंगे, डेटर जिनसे आपको अमाउंट अभी रिसीव करना है। क्लियर है? तो आपने क्या किया? आपने गुड्स सोल्ड की। वो कितने की थी? 40, यानी जो उनकी कोस्ट प्राइस थी वो 40 है, पर आपने उसका सेलिंग प्राइस जो लगाया है वो लगाया है 50, और वो भी क्रेडिट पर। तो आपको रिसीव करना है 50,000। दिस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम राम, विच इज योर डेटर। ठीक है, राम से लेना है हमें 50,000। तो डेटर में हमारा आ गया है 50,000 का अमाउंट, तो यहां डेटर्स में हम डाल देंगे 50,000। ओके, साथ ही साथ में 40,000 की गुड्स अगर आप बेच रहे हैं तो आपके पास 40,000 का गुड्स तो कम हो गया। गुड्स हमेशा कोस्ट प्राइस से कम की जाती है, सेलिंग प्राइस से नहीं, ध्यान दे लेना। अगर आप 50,000 की गुड्स को 50,000 से रिड्यूस करोगे तो 50 और 50, आप बताइए आपका प्रॉफिट कहां शो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यह दिखाती हूं कि मेरे जो गुड्स है वो 40 का था, मैंने बेचा उसे 50 में, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट क्लियर नजर आएगा। अब प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट जाता है कैपिटल में। जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी इनकम आएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जब भी लॉस होगा, एक्सपेंसेस होंगे, कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने इसका एडजस्टमेंट कर लिया, यानी इट इज अफेक्टिंग मोर देन 2 टर्म्स। वन इज स्टॉक, सेकेंड इज योर डेटर्स एंड थर्ड वन इज योर कैपिटल। ओके, तो आपने यहाँ क्या किया? टोटल अगर इफेक्ट देखते हैं, नेट इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे 10,000 की आपकी असेट्स इंक्रीज हुई है, तो यहां पर भी 10,000 की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। चलिए हमारा न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ₹1,00,000 आपका कैश आ रहा है, 80,000 आपका बैंक है, 12,00,000 आपकी बिल्डिंग है, स्टॉक 80 से 40 रह गया है, तो 40,000 का स्टॉक है, 50,000 के डेटर्स आपके पास आ चुके हैं। इधर हम देखें तो 80,000 आपका क्रेडिटर्स है, 9,00,000 आपका लोन है और 4,90,000 आपकी कैपिटल शो हो रही है। क्लियर है? टोटल अगर हम देखें तो 9 प्लस 4 13,90 प्लस 80 आपका आ रहा है 14,70,000। तो यहां पे भी देखें 12 और प्लस 1 13,00,000, 13,80 प्लस 50 40,30 प्लस 40 40,70,000 इक्वल चल रहा है 7.
took goods from business for personal use ₹5,000 नहीं 10,000। आपने अपने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लिया, वो भी पर्सनल पर्पस के लिए। तो जब आप बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए या तो कैश विड्रॉ कर रहे हैं या फिर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होता है। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। दूसरा, आपने क्या विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ करते तो कैश कम हो जाता, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो स्टॉक कम हो जाएगा। तो हम अपने स्टॉक को कम कर देंगे 10,000 से। तो goods taken for personal use। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पे भी नहीं पड़ा, इस पे भी नहीं पड़ा। हाँ, अब हमारी गुड्स जो हैं वो 10,000 से रिड्यूस हो रही हैं। यहाँ पे भी कोई नहीं है। साथ ही मेरी कैपिटल जो है वो भी रिड्यूस हो रही है 10,000 से, क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। अब अगेन मेरे पास मेरी न्यू इक्वेशन आ जाती है। 1 लाख कैश में है, 80,000 हमारे पास बैंक में है, 12 लाख की बिल्डिंग है, ये रिड्यूस करेंगे। 30,000 का स्टॉक है, 50,000 डेटर्स से लेने हैं, इधर से 80,000 की क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, 9 लाख का लोन पेमेंट करना है, और मेरी जो कैपिटल है वो 4,80,000 रह गई है। 9 और प्लस 4 लाख 80, 30 लाख 80, 30 लाख 80 प्लस 80, 14 लाख 60, आपकी 14 लाख 60 रह गई है। तो यहाँ भी 12 प्लस 1 13, 13 80, 13 80 प्लस 50, 14 30, 14 लाख 60,000 आपका एसेट साइज शो कर रहा है। 8 पॉइंट नंबर 8 में है परचेज का, सॉरी, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट है आपके पास 5,000 का। अक्रूड इंटरेस्ट यानी कि आपने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया है बट आपको अभी तक मिला नहीं है। तो भैया आपने अर्न कर लिया है, इसका मतलब आपने उसको जब उसके लिए काम करके दे दिया है, तो आपको आपके लिए राइट बन जाता है कि आपको ये इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। तो ये आपकी एसेट्स में आएगा। अक्रूड इंटरेस्ट कितने का है, 5,000 का है। क्लियर है। अब अक्रूड इंटरेस्ट का इफेक्ट किस पे पड़ेगा आप बताइए। अक्रूड इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ेगा, आपको ये इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए था पर अभी तक मिला नहीं, तो जब मिलेगा तब कहां जाएगा, इंटरेस्ट इनकम है, आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 5,000। ये है मेरे पास अक्रूड इंटरेस्ट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये एज ए असेट रिकॉर्ड होगा। तो ये आ गई मेरे पास 5,000 की एसेट, और साथ ही साथ इंक्रीज हो गई है 5,000 से मेरी कैपिटल भी। तो मेरे पास अब जो इक्वेशन बनती है वो है 1 लाख कैश, 80,000 बैंक, 12 लाख बिल्डिंग, 30,000 स्टॉक, 50,000 डेटर्स और 5,000 का अक्रूड इंटरेस्ट। इधर आपके पास है 80,000 क्रेडिटर्स, 9 लाख लोन और 4 लाख, सॉरी अब आपकी 4 लाख, यस 4 लाख 85,000 आपकी कैपिटल हो चुकी है। नेक्स्ट हम लेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी जैसे आपके पास इनकम आई थी जो आपने अर्न तो कर ली पर आपको मिली नहीं थी, तो आपने इसे एसेट रिकॉर्ड किया। अब आपके पास में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आप एडवांस में कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो ये आपकी लायबिलिटी बन गई है। तो एज लायबिलिटी में इसे रिकॉर्ड करूंगी। क्लियर है। अब एडवांस में आप पैसा लेकर बैठे हैं, तो यानी आपके पास कैश आ चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे कैश में ऐड कर देंगे। तो मेरे पास कितने का आया है, 20,000 का कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो मेरे पास 20,000 कैश में इंक्रीज हो गए हैं, प्लस कर देती हूं, लेकिन साथ ही मेरे लिए लायबिलिटी भी बन चुका है, तो मैंने एज अ लायबिलिटी भी इसे रिकॉर्ड कर दिया है। अब मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही 1,20,000 आपके पास में कैश में आ गए हैं, 80,000, 12 लाख, 30,000,
50,000, 5,000, यहाँ है 80,000, 9 लाख, 20,000, 4,85,000। ठीक है। लास्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। तो लास्ट जो है मेरे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम जो आपका डेटर है। ओके, राम हु इज योर डेटर। आपको 10,000 का कैश रिसीव्ड हो गया है, तो 10,000 कैश में इंक्रीज हो गए। लेकिन साथ ही साथ आपके डेटर ने आपको पेमेंट कर दिया है 30,000 का, तो अब आप 10,000 का, तो अब आप उससे 50 नहीं मांग सकते। अब आप उसे 10,000 कम करके यानी कि 40 ही मांग पाएंगे। ओके, इधर लाइब्रेरी साइज पे कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि 10,000 से मेरी असेस इंक्रीज हुई है, तो 10,000 से मेरी असेस डिक्रीज भी हो गई है। ओके, अब मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट, वो है 1,30,000 आपके पास कैश हो गया है, 80,000 आपके पास बैंक में रखे हैं, 12 लाख आपकी बिल्डिंग है, 30,000 आपके पास स्टॉक में रखा है, 40,000 की डेटर्स से आपको रिसीव करना है, 5,000 आप अक्रूड इंटरेस्ट के लेंगे। इधर से आपको 80,000 का पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, 9 लाख का लोन पे करना है, 20,000 आप एडवांस लेकर बैठे हैं, और 4,85,000 का आपके पास कैपिटल हो गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में जो जो बताया था मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर ली। अब क्वेश्चन चाहता है कि मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करूं, तो मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हूँ। आपको ध्यान रखना है जो आपकी फाइनल अमाउंट्स आई हैं उन्हीं के बेसिस पे बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। तो आई एम गोइंग टू रफ दिस एक्सेप्ट आवर फाइनल अमाउंट्स। ओके, ये फाइनल अमाउंट्स मैं नहीं कर रही हूँ। अब हम बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है एज ऑन जो भी आपका डेट है। क्वेश्चन हमें दिया नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। अब इसका फॉर्मेट देखेंगे आप, यहां पर आपकी ये साइड होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमेशा इधर आएंगी आपकी। क्लियर है? योर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड जहां पे आप डेबिट लिखते हैं वहां पर आपकी लाइबिलिटीज आती हैं। ओके, यहाँ रुपीज का कॉलम है, फिर ये आपकी एसेट्स हैं, और यहां हम इसके रुपीज का कॉलम बनाएंगे। अब आपको 1 बाय 1 अपनी लाइबिलिटी और एसेट्स लिख देनी है। तो आपके पास पहली एसेट्स थी कैश, जिसे हम कहते हैं कैश इन हैंड, यानी इतना कैश आपके पास अवेलेबल है और इतना कैश आपके पास बैंक में है। आपके पास जो कैश है वो है 1,30,000, आपके पास बैंक में है 80,000। फिर था आपके पास में बिल्डिंग, आपके पास नेक्स्ट असेट है बिल्डिंग 12 लाख की। फिर आता आपका स्टॉक, आपके पास स्टॉक था 30,000 का। देन आपके पास थे डेटर्स जिनसे आपको रिसीव करना है 40,000, और आपके पास था अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट आपके पास है 5,000 का। ठीक है, ये आपके एसेट साइड। लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास थे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, फिर थे आपके कमीशन इन एडवांस, इसको अनअर्न्ड कमीशन भी लिख सकते हैं आप, अनअर्न्ड कमीशन, और लास्ट था आपका कैपिटल। ओके,
कमीशन हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, 9 लाख का हमारे पास लोन है 20,000, ये हमारे पास में कमीशन है, और 4,85,000 का हमारे पास में कैपिटल है। अब हम टोटल लगाएंगे और दोनों साइड का टोटल जो है ना वो इक्वल आना चाहिए, देयर विल बी नो डिफरेंस। ओके, तो हमारे पास है 12 लाख, 13 लाख 30, 13 लाख 30 प्लस 30, 30 लाख 60, 30 लाख 60, 14 लाख 85,000। इधर हम आते हैं 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 लाख 85,000। दोनों साइड का टोटल आ रहा है आपका 14 लाख 85,000। तो ये है आपका बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रिपेयर आवर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड वी फाइनली took out our total assets, which is in form of cash, bank, building, stock, debtor and accrued interest, and the liabilities, creditors, loan received in advance, commission received in advance and capital, and we prepare our balance sheet. Okay, तो ये थी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके बेसिस पे हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नाउ यू आर टू प्रैक्टिस all the questions and all the illustration given in your note in your book. So I will send you number of questions. You are to solve these question. मैं आपको आपके स्टडी बेस ऐप पे इंफॉर्मेशन भेज दूंगी, आपको वो क्वेश्चंस जो हैं वो अपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल टेक आवर नेक्स्ट चैप्टर जर्नल, जहां पर हम जर्नल प्रिपेयर करना सीखेंगे, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है, जहां पे हम आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।